नमस्कार, मैं मनु पवार। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना समझना जो है बड़ा रोमांचित करता है और बड़ी प्रेरणा देता है, हौसला देता है और नई राह भी जो है बताता है। जैसे डॉक्टर रंजीत मेहता की अपनी यात्रा है, जो कि पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की सीईओ और सेक्रेटरी जनरल हैं। और सबसे अहम बात ये है कि डॉक्टर मेहता उत्तराखंड से इनका ताल्लुक़ है, उत्तराखंड के पहाड़ों से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर मेहता उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई और वहीं से निकलकर वो दुनिया की जो है नामी जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचे। डॉक्टर मेहता आज देश की इंडस्ट्रीज़ को लीड कर रहे हैं, एक उसकी जो थिंक टैंक है उसको लीड कर रहे हैं। तो आज बहुत डिटेल में बात होगी डॉक्टर मेहता से, उनकी अपनी यात्रा को लेके, इंडस्ट्री को लेके और तमाम चीज़ें जो हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत सर, और बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद, थैंक यू मनु। सर, आपकी यात्रा सर होती है चंपावत से शुरू। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह के बैकग्राउंड से आप लोग आप आए हैं, किस तरह के बैकग्राउंड आपसे बिलोंग करते हैं आप? देखिए, जो चंपावत तब तो डिस्ट्रिक्ट नहीं था सर, तब ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट होता था जी। और तब ये यूपी में आता था। उत्तराखंड का भी जन्म नहीं हुआ था तब। और हमें जो याद है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का याद है। और डेफिनेटली आप जानते हैं पहाड़ों में जो इनिशियल सुविधाएं हैं उनकी हमेशा कमी रहती है। और एक दूसरी समस्या ये होती है कि पहाड़ों में साधनों की बहुत कमी होती है, स्पेशली यातायात, कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी कमी होती थी। और उस ज़माने में जब 1980 वगैरह की बात करें, मिड 70s की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्टीज हुआ करती थी। बट आई थिंक दैट मैं समझता हूँ कि एक ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहाँ पे पैदा हुए। इंसान को ये देखना चाहिए कि वो चाहे आप गरीब परिवार में पैदा हुए, बट यू शुड नेवर डाई पुअर। यू शुड नेवर डाई एज ए पुअर पर्सन। यू मे, बिकॉज ये आपके वश में नहीं है कि आप कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, बट आपके वश में ये जरूर है कि आप अपनी जिंदगी में जहाँ पे भी आप पैदा हों, जिन परिस्थितियों में भी आप पैदा हों, वहाँ से अपना मुकाम आप कैसे हासिल करते हैं। ये टोटली मैं समझता हूँ इस जर्नी से कि ये इंसान के अपने हाथ में है। और ये है इंसान की सोच पे निर्भर कि जब आप कहाँ पे पैदा हुए हैं ये मैटर नहीं करता। दुनिया में ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, लोग एकदम साधारण परिवार में पैदा होकर के, और देश की आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे पैदा हुए, मैटर ये करता है कि आपकी सोच क्या है और आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, किस पैशन के साथ आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हर किसी के लिए। सर, आप कह रहे हैं कि उस दौर में फैसिलिटी नहीं थी पहाड़ों में, बहुत लाइफ बहुत टफ थी, तो फिर आपने अपना रास्ता कैसे बनाया? आप तो उसी बैकग्राउंड से, उसी टफ लाइफ से आए हैं, कैसे रास्ता बनाया? हमारे यहाँ तो इनफैक्ट जब इनिशियली आप ये समझ लीजिए कि इवन स्कूल जाने के लिए भी आपको कम से कम 8-9 किलोमीटर आप पैदल चलना पड़ता था, आना जाना ये सब, उसमें टाइम जो लगता था। तो मैं समझता हूँ कि उसमें क्या है कि कभी लेकिन दिमाग में ये नहीं आया कि इतना दूर है तो क्यों जाएं, या मतलब कभी बात ही नहीं आई कि ये कोई दूर है। क्योंकि कोई बेहतर चीज़ आपने नहीं देखी होती है तो वही चीज़ शायद अच्छी लगती है। तो समटाइम्स इग्नोरेंस इज ऑल्सो ब्लिस। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में इग्नोरेंट रहते हैं, प्रोबेबली समटाइम्स दैट इज ऑल्सो अ ब्लिस, बट जो आपकी इग्नोरेंस है वो बहुत टाइम तक नहीं रहनी चाहिए। और तो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात मैंने ये कहा, कभी पहली बात तो हमारे दिमाग में नहीं आया कि ये लाइफ टफ है। अच्छा। या ये भी नहीं आया कभी दिमाग में, चाहे हम वहाँ पे थे, बट फिर भी कभी ये नहीं आया कि हमें यहीं पे कुछ करना है।
यही आया हमेशा कि यहाँ से आगे बढ़ के कुछ करना है जिंदगी में। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें वहीं पे कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से एक सोच का फर्क है, सोच का फर्क और हर किसी को मैं समझता हूँ कहीं पे भी आदमी हो, अगर उसकी सोच दूरदर्शी है, अगर उसकी सोच में कुछ करने का इरादा है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो कि उसको रोक सकती है उसको पाने में, अचीव करने में। सर आपने वहाँ चंपावत में तब आपकी जो एजुकेशन हुई, बेसिक एजुकेशन आपकी चंपावत में हुई, और हाँ। बेसिक वहीं की? हाँ, एक हमारा विलेज है जिसका नाम है रेगड़ू। अच्छा। तो वहाँ पे फिर उसके बाद लोहाघाट में, लोहाघाट के बाद नैनीताल। अच्छा, ये हमारी जर्नी अच्छा, रही तो नैनीताल आने मतलब नैनीताल आप हायर एजुकेशन में, हाँ। तो आपके मन में क्या आया कि मुझे यार नैनीताल जाना? आपने तय किया मुझे नैनीताल जाना है पढ़ने के लिए, या फैमिली ने कहा कि आपको वहाँ एडमिशन दिलाते हैं? नहीं, फैमिली ने नहीं कहा। इनफैक्ट जब 12th जब किया तो उसके बाद ये लगा कि उस टाइम, बल्कि वी वर वेरी लकी कि उस टाइम वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी खुल चुका था चंपावत में। अच्छा। वी टुक एडमिशन इन दैट। और उसके बाद ये तो कभी नहीं था कि हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं और आगे पढ़ाई करूं, बट मेरे को ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। तो हमने फिर मेरे बड़े भाई थे जो कि अभी कर्नल रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, उस टाइम फिर उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे फादर ने भी कहा ठीक है, इफ़ अगर हमें पढ़ना है तो फिर मैं वहाँ चले गया। बट मुझे याद है तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला था। अच्छा। नेशनल स्कॉलरशिप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होता है जो कि सिर्फ जो टॉपर्स को है उन्हीं को मिलता है। और मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीकॉम का टॉपर था, तो इसलिए मुझे वो नेशनल स्कॉलरशिप मिला। मुझे कोई एडमिशन में दिक्कत भी नहीं हुई, हॉस्टल मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये एक प्योर डेस्टिनी थी कि मैं वहाँ गया। उसके बाद फिर तो जर्नी शुरुआत हुई, तो फिर आई नेवर लुक बैक। पिताजी मतलब फादर जॉब करते थे आपके, गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं, फादर जॉब नहीं करते थे, वो आर्मी से रिटायर्ड थे। उसके बाद तो वहाँ पे जो हमारी जो एग्रीकल्चर वगैरह जैसे पहाड़ों में होता है, वही सब। अच्छा, वही करते हैं। हाँ। अच्छा, तो सर आपने पीएचडी की है, आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं, तो ये सब कुछ आपने एकेडमिक आप वहाँ से करके आए नैनीताल से, तब आपने जॉब की? तब नहीं, हाँ, पहले वहाँ से नैनीताल से एकेडमिक करके आए। हाँ। तो उसके बाद मैंने जॉब शुरू करी दिल्ली में अपोलो टायर्स में। अच्छा। तो फिर मैंने एक टाटा ग्रुप कंपनी के साथ काम किया, और उसके बाद सिंगर इंडिया लिमिटेड में काम किया। अच्छा। आई थिंक दैट ये जर्नी करीब 15 साल तक तो लगातार इस तरीके से करते रहे। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि तब मैंने पीएचडी नहीं करी, तब सिर्फ एमकॉम करी थी। पीएचडी में मैंने एडमिशन जरूर लिया था, बट उस टाइम हम कर नहीं पाए, जॉब करते हुए। हाँ, जॉब कर रहे थे, तो इसीलिए फिर लगा कि हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन दोबारा लिया 85 में एमकॉम करने के बाद। 2006 में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया दोबारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। लगभग 20 साल। हाँ, 20 साल, 21 साल के बाद फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और फिर मैंने पीएचडी 2009 में कंप्लीट की, पीएचडी इन मैनेजमेंट। अच्छा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद 2016 में मैंने लॉ भी कंप्लीट किया। हाँ। तो एकेडमिक का आपके भीतर है, मतलब पढ़ाई का वो था आपके भीतर? पढ़ाई का देखिए ऐसा है, पढ़ाई का ज़रूर ये था कि देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं हर किसी को ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे कि कोई भी इंसान अपने आप को या ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो सोसाइटी आज हम ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन से है। एट द सेम टाइम देखिए, कई लोग स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, कई लोग मार्क जकरबर्ग की बात कर सकते हैं, या बिल गेट्स की बात करते हैं कि दे वर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। लेकिन वो कितने लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट होके इस मुकाम तक पहुंचे हैं? मेरे ख्याल से आप गिन सकते हैं, 10-12, पूरी 8 बिलियन पीपल लोग हैं इस दुनिया में। तो आप ये समझिए कि जो एक मिसकंसेप्शन जो जनरेशन में है कि आपको बिना पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, बिना पढ़ाई करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ तो है पैशन और हार्डवर्क।
बट मैं समझता हूँ पढ़ाई अगर आपके पास है तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। हाँ। फिर आपको समझ रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको एक थिंकिंग एबिलिटी मिलती है ना। तो ये आप एक को स्ट्रेंथ मिलती है, वो एक कॉन्फिडेंस जो आता है वो मेरे ख्याल से पढ़ाई से ही आता है। सर ये पढ़ाई की आपने जो बात की, इसमें इसकी जो जो पैशन था वो कैसे शुरू से ही आपके पास था कि मुझे पढ़ना है अपने? पढ़ने की जहाँ बात थी, हाँ डेफिनेटली शुरू से ही था। और मैं देखता हूँ आजकल कई बच्चे स्कूल जाने से वो करते हैं, बट हमारा ये था कि स्कूल जाना है, ये एक लगता था कि स्कूल आज क्यों नहीं है, इस तरीके की बात रहती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक इनबॉर्न रहता है, हमारे फैमिली का एटमॉस्फेयर भी ये था कि मैक्सिमम लोग पढ़ाई में रहते थे। बट एट द सेम टाइम क्या है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक पर्सनल एक आप अंदर से जो एक फील है कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में, जितनी जल्दी अगर कोई समझ ले वो उसी दिशा में फिर कदम बताता रहता है, रास्ते बनते रहते हैं। और आपको जो भी मैंने किया, मैं समझता हूँ ये पढ़ाई थी इसीलिए हम कर पाए, क्योंकि पढ़ाई का ये मतलब है जब आप एक चीज़ में मेहनत करते हैं तो दैट मीन्स आपको मेहनत करने की आदत है। अगर आपको मेहनत करने की आदत है, चाहे आप पढ़ाई करो या कोई और काम करो, तो ये डेफिनेटली एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो सर उसके बाद एक जर्नी आपकी शुरू होती है, आप हार्वर्ड गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी है। वो सफ़र कैसा रहा, वो कैसे सोचा या क्या आपने प्लान किया वहाँ के? देखिए, जो हार्वर्ड में ये है कि जो कोविड टाइम में सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऑनलाइन एजुकेशन दे रही थी जी। कोविड के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। कोविड एक हमारा ऐसा पेंडेमिक जो एक ऐसा जिसने दुनिया की पूरे काम करने के तरीके, नए नए मॉडल, नए नए, पहली बात तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन पे करेगी, है ना। सो फिर जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन में कोर्स दे रही है तो कोई भी, मेरे ख्याल से ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी उसमें कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए करके। वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी किया, हाँ अमेरिका, कॉर्नेल से भी किया, वो भी किया। तो अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो रास्ते, मैंने आपको कहा, खुद पे खुद निकलते रहते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में है कि आपको मैक्सिमम एजुकेशन लेनी है, आपको जानना है हार्वर्ड में कैसे होता है, कॉर्नेल में कैसे होता है, और जो है जगहों पे किस तरीके से लोग एजुकेशन को लेते हैं, वहाँ के एजुकेशन में क्या फ़र्क है, हमारे एजुकेशन में क्या फ़र्क है, अगर आप ये सब जानना चाहोगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। जी। तो ये आपकी सोच जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। सर आप कॉर्पोरेट लीडरशिप में करीब 35 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, इतना काम आपने किया है। कब आपको लगा या कब आपने ठानी कि मुझे लीड करना है? मतलब एक भीतर आपकी एजुकेशन की झील थी, वो तो आप बता रहे हैं बचपन से ही, लेकिन कॉर्पोरेट को लीड करना ये जो है ये अलग चीज़ है। ये आपको कब लगा कि नहीं मुझे लीड करना है, कब ठानी आपने? देखिए, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ से सोचूं तो मैं अपने क्लास में हमेशा मॉनिटर रहा करता था। अच्छा। और दूसरा, मैं स्टूडेंट यूनियन में भी अच्छा था, है ना। लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं था कि लोग कहें कि अपना स्टूडेंट जो लीडर है, लीडर वैसे नहीं। मैंने इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने मुझे, अच्छा, मतलब इलेक्टेड मी डीएसबी में। हाँ, नैनीताल इलेक्शन लड़ा आपने? जी। तो वो कर लिया बिकॉज वो मेरी एजुकेशन की वजह से, और किसी अच्छा, हाँ। तो कहने का ये मतलब है, जो एक लीडरशिप है, क्या लीडरशिप का मतलब है, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अंदर से कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है। तो जब करना था उस टाइम, जो भी उस टाइम के इश्यूज थे उनको प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए वो हमने रास्ता चुना। उसके बाद जब मैंने पहली जॉब में मैं 2 साल के अंदर एक ग्रुप लीडर पोस्ट होती थी, कंपनी ने मुझे बना दिया ग्रुप लीडर 2 साल। अच्छा। तो वहाँ से मेरी जर्नी मतलब काम करने के जस्ट 2 साल बाद, अच्छा, मैं ग्रुप लीडर, 4 लोग अंडर में होते थे, बस वहाँ से फिर मेरा चलता रहा।
आई नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। अच्छा, हाँ। तो इसमें सर आप बता रहे हैं कि उसके 4 साल के भीतर आप ग्रुप लीडर बन गए थे। 2 साल के 2 साल के भीतर, सॉरी। हाँ। तो फिर आपने खुद को और कैसे मांझा, खुद हाँ, कैसे तैयार किया आपने? कई इसमें क्या था कि जब आप ग्रुप लीडर बने या जब किसी एक लीडरशिप पोजीशन पे आए, तो कंपनी भी आपको अलग अलग जगहों पे लीडरशिप कोर्सेज के लिए भेजती रहती थी, और उसको हम हमेशा अटेंड करते थे। उसके बाद जितने भी और लीडरशिप पे कोई प्रोग्राम होते थे, जैसे शिव खेरा का प्रोग्राम था ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, वो मैंने 98 में मैंने अटेंड किया था। अच्छा। मॉरिशस शेराटन में। यानी कोई भी, हालांकि उस टाइम उस प्रोग्राम की कॉस्ट 18,000 रुपए थी 3 दिन के लिए, अच्छा, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन मेरे ये इच्छा थी कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूं। शिव खेरा उस टाइम के बहुत पॉपुलर, आज भी हैं, और तब भी वो काफ़ी पॉपुलर थे, वो मैंने ज्वाइन किया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जो चीज़ करना है तो उसके लिए रास्ते तो खुद ही खुलते जाते हैं, बट यू हैव टू बी विलिंग। आपको एक विलिंग होना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि अंदर से जब तक आपकी ये आवाज़ नहीं आएगी कुछ करने की, दूसरा आदमी आपको हेल्प नहीं कर सकता। सही बात। तो ये अंदर से आपका इनिशिएटिव, खुद मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान को। ये है। तो सेल्फ मोटिवेटेड जो है, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि आप PSDC जो है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडिया का नामी जो है, इसकी बहुत बड़ी लेगेसी है। यहाँ आए, फिर यहाँ कैसे जुड़े? ये तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन था। जी बिल्कुल। PHDCCI में इनफैक्ट जब मैं आया तो उससे पहले मैं एक शारदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ पे मैं प्रोफेसर था। अच्छा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता था। अच्छा। जो कि ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ हाँ। तो एक मैंने एडवर्टीजमेंट देखा तो मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा। तो और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर जबकि हमें इस जॉब का कोई आइडिया नहीं था, हाँ हाँ हाँ, बट स्टिल आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग, डायनेमिक, चैलेंजिंग और इतना फुलफिलिंग जॉब है इंडस्ट्री बॉडी के साथ काम करना, जहां देश में, इकोनॉमी में, दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, और उन जो एक ओवरऑल जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं उसमें आप कैसे नेविगेट करते हैं, और नेविगेट करते हुए आप किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए आप उसको एक सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह देश को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह पूरे एक फ्रेटर्निटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है PHDCCI में, जो कि 1905 में इस्टेब्लिश हुई है। अभी हम लोग 120वां जो है वर्ष जो है PHDCCI का सेलिब्रेट कर रहे हैं लेगेसी के, और हमारे देश के जितने नामी उद्योगपति हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉइस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, और PHDCCI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए जी, और यंग लोगों के लिए, हर किसी के लिए आप यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ सर आपको इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया है? इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो गए हमें 15 साल। 15 साल हो गए। हाँ। तो हम देखते हैं कि 2024 में आपको एक आपके हाथ में कमान आती है इस इंस्टीट्यूशन की, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने बताया कि 120 साल की लेगेसी है इस इंस्टीट्यूशन की। तो जब वो मोमेंट जब आपको लीड करने का मौका मिला इस इंस्टीट्यूशन को, तो वो जो मोमेंट था वो किस तरह था आपके लिए, कितना बड़ा था आपके लिए? डेफिनेटली एक बहुत ही गर्व की बात है। पहली बात, PHDCCI जैसे इंस्टीट्यूशन को लीड करना, जिसको पास्ट में विवेक देब्रॉय जैसे लोग लीड कर चुके हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक काउंसिल के चेयर रह चुके हैं। जी जी जी। और गर्व के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जहाँ पे कि देश के बड़े से बड़ा उद्योगपति इससे जुड़ा हुआ है, डेली आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और देश में ही नहीं, देश के अपने पॉलिसी मेकर से ही नहीं,
मिनिस्टर से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उद्योग जगत में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही फुलफिलिंग रोल है एज ए सेक्रेटरी जनरल एंड सीईओ ऑफ PSDCCI। जी जी जी। तो इसमें आपको करीब मतलब 15 साल आपको इससे जुड़े हुए हो गए, 1 साल करीब आप लीड कर रहे हैं तब से। किस तरह की सेटिस्फैक्शन है आपको कि यार इस इंस्टीट्यूशन में जो है ये काम हम लोगों ने ऐसा कर दिया, कर दिखाया? देखिए, यहाँ पे हर दिन आपको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। अच्छा। इसलिए हर दिन देश में कुछ न कुछ घट रहा है। हाँ, हमारे देश के उद्योगपति इससे जुड़े हुए हैं, और इकोनॉमी में बहुत कुछ हो रहा है। जब आज हम लोग बहुत लकी हैं कि आज देश जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। जब हमारा आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 1947 में, तब के लिए एक मिशन रखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कि देश जो है विकसित भारत बनना चाहिए। 2047 हाँ। 2047 हाँ। में, और आज हम 2025 में बैठे हैं। करीब 22 साल इसमें हैं। जो 22 साल की जर्नी है, किस तरीके से एज अ इंडस्ट्री बॉडी, एज अ रिस्पॉन्सिबल, प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्री बॉडी PSDCCI, इसमें हम कैसे पूरे अपने देश के विजन में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, और उसमें किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकते हैं, और कैसे देश में जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रदेशों को इस टोटल मूवमेंट के साथ हम जोड़ सकते हैं जी। ये मूवमेंट सिर्फ ये आपको दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, यहाँ तक हमें इसको पहुँचाना है, जिससे कि छोटे से छोटा व्यापारी और हर सिटीजन जो एक विकसित भारत का सपना है, जो संकल्प पूरे देश ने लिया है, इसमें सभी को हम कैसे जोड़ सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बड़ा चैलेंजिंग रोल है आपका कि आप एक तो इंडस्ट्री के लीडर और दूसरे पॉलिसी मेकर्स के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। आप सर होम स्टेट में आप जो सीएम की, उत्तराखंड के सीएम की जो इंडस्ट्री बॉडी है, वहाँ पे एडवाइजरी ग्रुप है, उसमें भी शामिल हैं जी। तो आपकी तरफ से मतलब वहाँ आप क्या ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं, इंडस्ट्री को किस तरह देख रहे हैं उत्तराखंड में जो इंडस्ट्री? देखिए, पहली बात तो हमें बहुत खुशी है कि श्री पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग और विजनरी लीडर हमारे प्रदेश उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और धामी जी का एक जो विजन है कि कैसे हम उत्तराखंड को देश की प्रमुख प्रदेशों में से एक उसको बना सकें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे हम फोकस करें। उत्तराखंड जबकि करीब 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आज हैं वहाँ पे और ज़्यादा कैसे हम इंडस्ट्रीज को ला सकें, और कैसे हम सस्टेनेबिलिटी में उत्तराखंड का योगदान दे सकें। जो युवा हैं उत्तराखंड के, वो कैसे उस पलायन को रोकें, वो अपने प्रदेश में ही उनको वो काम मिले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए मैं समझता हूँ जो इस टाइम की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि चंपावत से ही हमारे एमएलए हैं, और उनके जब हमारे चीफ मिनिस्टर बने तो मैं समझता हूँ चंपावत का नाम भी एक ग्लोबल लेवल में उनके नाम के साथ ही जो है आ चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे लीडर जो है चंपावत को लीड कर रहे हैं। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने प्रदेश में कई सारे चेंजेस, जो कि पॉजिटिव चेंजेस, और किस तरीके से पूरा प्रदेश जो है प्रगतिशील हो रहा है, ये हमें देख के बहुत हर्ष होता है। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी से जब भी मौका मिलता है मैं मिलता हूँ,
और उनको जो भी बताया है कि जो जिस तरीके से हम उद्योग जगत से हम सहयोग दे सकें और देने की हमेशा हमारी कोशिश रहती है और आगे भी कोशिश रहेगी। और प्रदेश मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे और कर्मठ हाथों में प्रदेश की कमान इस टाइम है। जैसे सर अभी आपने जिक्र किया कि पलायन का जो इश्यू आपने बताया, वहाँ पे जो हिली एरिया है खासकर, वहाँ के लिए कोई ऐसा मॉडल आप लोगों ने कभी सजेस्ट किया या आप लोगों को लगता है कि है वहाँ पे गुंजाइश, हिली एरिया में इंडस्ट्री की कोई गुंजाइश दिखती है आपको, या कि मैदान में ही संभव है? देखिए, हिल एरिया में जो हमें इस टाइम लगता है, चंपावत एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, बीपीओ से रिलेटेड सर्विसेज, अच्छा, वो काफ़ी उसमें स्कोप है और उस दिशा में आई थिंक मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं। एक दो पायलट प्रोजेक्ट भी उस दिशा में चल रहे हैं और हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना चाहिए। और चंपावत या फॉर दैट मैटर उत्तराखंड पूरा आप देख लें तो उत्तराखंड की जो एक स्ट्रेंथ है जी, वो है वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट, दूसरा हमारा जो संस्कृति और जो एक रिलीजियस स्पिरिचुअल जो टूरिज्म की बात है और जो वहाँ के मिलेट्स हैं, जो वहाँ के आयुष से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैसे हम ग्लोबल बाजारों में पहुँचा सकें, उसके लिए मेरे ख्याल से एक इकोसिस्टम बन रहा है। अच्छा, और गवर्नमेंट, धामी जी की जो गवर्नमेंट है और उसमें कई ऐसे काम कर रही है कि जिसमें जो वहाँ की हमारी पैदावार है उसको ग्लोबल मार्केट तक कैसे ले जाया जाए और कैसे नए नए तरीके से इवन जो कृषि है उसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या कौन सी प्रोड्यूस उसमें, जैसे हल्दी है या अदरक है या जो मडवा है, अच्छा, बाजरा है, कोई ऐसी चीज़ को कैसे, क्योंकि आज मिलेट का बहुत प्रचलन हुआ पड़ा है, तो वो काम करें जिसकी आज डिमांड है और उस दिशा में काम, और जो इंडस्ट्रीज भी हम ऐसी लगाएं जिसमें कि पोल्यूशन ना हो और जो लोकल जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। तो उसमें आईटी रिलेटेड हो गया, अच्छा, आपके जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हो गया, और इस सब की वहाँ पे काफ़ी जो है डिमांड है और टूरिज़्म में हम काफ़ी कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, और टूरिज़्म का डेफिनेटली एक और चैलेंज भी है, जब टूरिस्ट काफ़ी बढ़ते हैं तो उससे एक कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करना है, वो सब एक समस्या को अच्छी तरह देख करके उसमें और काम होने की संभावनाएं हैं। सर आपकी एक लंबी जर्नी है, एक सक्सेसफुल जर्नी है मैं कहूँगा, तो इसमें जो आपके पहाड़ से की लाइफ से जो सबक सीखे हैं या वहाँ जो आपने लेसन सीखा है उस लाइफ से, वो कितने काम आए इस जर्नी में, उस चीज़ों को फेस करने में, चैलेंजेस को फेस करने में कितने काम आए आपके? मैं समझता हूँ जो पहाड़ से जो लोग आते हैं मेंटली बहुत टफ होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगा, और अगर आप मेंटली टफ हैं तो फिर आपको कोई चैलेंज आता भी है तो आप उससे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। और दूसरा फिजिकली फिट रहते हैं पहाड़ के लोग, वो भी अपने मेंटली और फिजिकली, अगर दो चीज़ में अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। ज़रूर ये आपको, बिकॉज मैं समझता हूँ पूरे जो इंसान की कामयाबी में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये सर्वे करी गई थी और एक रिसर्च में पाया गया कि 85% टाइम जो कोई भी इंसान इसलिए सक्सेसफुल होता है कि अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तब वो सक्सेसफुल होगा। ओनली 15% टाइम, सिर्फ 15% टाइम ऐसा होगा कि जब उसको लक या उसकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन से उसको कोई तरक्की मिलेगी, बट 85% टाइम उसको जो तरक्की मिलती है उसके एटीट्यूड से कि कैसे वो लोगों के साथ काम कर सकता है, क्या उसका एटीट्यूड है, कैसे वो डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो सिंस पहाड़ में रहना एक बहुत चैलेंजिंग है, अगर इंसान अवेयर रहे तो हर चीज़ से अपना वो सीख सकता है। और वो कैसे डेली पहाड़ में लोग
अपने आप को नेविगेट करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस से, तो वही अगर माइंडसेट रहेगा तो उससे आप कहीं पे भी आप कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। तो सर पहाड़ से निकलकर और देश की जो है वो इंडस्ट्री का थिंक टैंक है आप, तो यहाँ की जो जर्नी है और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, खासकर हमारे जो यूथ, खासकर पहाड़ का यूथ, तो उसके लिए आपके पास क्या गुरु मंत्र है, क्या मतलब अगर कुछ आप कहना चाहेंगे कि हाँ यार ये एक लाइन जो है आप तय कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा जो है कोई गुरु मंत्र चाहिए आपसे, क्योंकि आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, आप वहाँ आपने वहाँ की लाइफ देखी है, आप जो है इतने बड़ी उस पे पद पे हैं, यहाँ पे थिंक टैंक है मैं कहूँगा, तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, खासकर मेरे यूथ को, जो हमारा पहाड़ का यूथ है जिनके पास पॉजिटिव कम होती हैं या उनके पास पता नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे देखें, तो आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत पहले कविता मैंने पढ़ी थी, वो बहुत मोटिवेटिंग लगती है मेरे को। अच्छा। तो मैं वो जो कविता जो मुझे मोटिवेट करती है वो मैं बोलना चाहूँगा। हाँ प्लीज़। वो ये है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं वृक्ष नहीं उस माटी का जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं नाम नहीं मिटने वाला, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये अगर धारणा या विचार अगर हर इंसान दिल में लेके चले, इसका भाव है कि फिर कोई उसको आपको रोक नहीं सकता। समस्याएं आएंगी बट ऐसी चीजें इंसान को कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ तो आपको चाहिए। तो मैंने हमेशा इस कविता से मोटिवेशन लिया। तो सर ने जो इस कविता से मोटिवेशन लिया है और उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है क्या उसके मैसेज क्या है, उसके बिटवीन द लाइंस क्या हैं। तो सर आप घर में जो है एक एजुकेशन, आपका बचपन उधर गुजरा है, चंपावत में गुजरा है, तो घर में तो कुमाऊनी माहौल होगा, बोलचाल होगी, बोलते होंगे, तो आपने बचाई भी है या छूट गई पीछे, वहीं छूट गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बोलते हैं और बिल्कुल बचाई हुई है, हम बोलते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कुमाऊनी हमारी भाषा है उसमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। भाषा हमारी संस्कृति है, हमारे रूट से वो जुड़ी हुई है। और भाषा जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से, कुमाऊनी भाषा लोगों से कम्युनिकेट करने का। एट द सेम टाइम लेकिन क्या है कि आपका हर 10-15 किलोमीटर में भाषा का रूप जो है बदल जाता है। इवन को आपने देखा होगा पहाड़ में भी, हर जगह आप पिथौरागढ़ में अलग चलेगा, चंपावत में अलग है, टनकपुर में आओगे आप अलग है। बट एट द सेम टाइम ये है कि वहाँ की जो लोग हैं और जो टफ उसमें रह के और किस तरीके से पहाड़ का जीवन है, और उससे आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो यंग जनरेशन है आजकल, तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने सोच को बड़ा रखें। मैंने 2 और किताबें पढ़ी जो कि जिनका कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अच्छा। और दूसरी किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और मैं सबको ये बोलूँगा कि वो किताब ज़रूर पढ़ें। और तीसरी बुक जो मैंने बाद में पढ़ी वो है यू कैन विन, शिव खेरा ने लिखी है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या है, अल्टीमेटली किताबें ऐसी चीज, आज लोग अपना रील देखने में और फ़ोन को देखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आप बुक्स को इनको पढ़ें जो स्ट्रक्चर्ड वे में 100 साल पहले की किताबें लिखी थी, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड या द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये ऐसी किताबें हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव बदल देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मेरे जीवन में इन सब बुक्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है।
तो आपका तो खैर एकेडमिक करियर बहुत शानदार है, आपको पढ़ने का जो है शुरू से रहा है जी, और आप किताबों ने भी आपको रास्ता दिखाया, बिल्कुल दिखाया। मैं बड़ा इसमें बहुत दिलचस्प चीज़ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, चूंकि कुमाऊनी पृष्ठभूमि में बात हुई है, हाँ क्या अभी जैसे आप कहते हैं बता रहे हैं कि भाषा वाषा जो है बोल लेते हैं, मतलब हाँ, अच्छी तरह बोल अच्छी लेते तरह तो जो जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो खान पान है, क्या वो अभी फॉलो होता है या अब नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप ट्रेडिशन तो फॉलो होता ही है, और हम लोग पूजा करते हैं, अच्छा। और जो भी हमारे त्योहार हैं वो सब मनाते हैं। हाँ हाँ, और जो एक अपना कल्चर है उसको तो आदमी कभी भूल नहीं सकता, ना ही भूलेगा कोई भी इंसान, भूलना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक भाषा बोलने की बात है, हमारे बच्चे नहीं बोल सकते हैं भाषा, और हम तो खैर डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट उसको बोलने का मौका तो तभी मिलता है जब आप वहाँ पे जाते हैं। तो आप जाना होता है आपका? मैं जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, तो वहाँ कौन रहे हैं अभी? है वहाँ तो अभी तो कोई नहीं है। हाँ, हमारे सब लोग बाहर आ गए हैं। अच्छा। हमारे और रिश्तेदार हैं हमारे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो जाना होता है? जाना होता है। तो जब उनसे मिलना जुलना होता है? हाँ, चंपावत में मैं जाता हूँ। चंपावत में हमारे, बल्कि मैं आपको बताऊँ, कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, हमारे साथ पढ़ते थे, अभी ऑफ लेट उनसे हमारा कनेक्ट हुआ है। वो यहाँ पे मतलब दिल्ली में, कोई लंदन में, अच्छा, बहुत बड़े बड़े उन्होंने सक्सेस हासिल किए। हम लोग सब चंपावत के हैं। हाँ। और वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, वो तो हमें अभी आके पता चला। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए मैं ये कहता हूँ, हर जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में कि आप कहाँ पे हैं ये मायने नहीं करता, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका डायरेक्शन ठीक है, सोच आपकी पॉजिटिव है, और ज़िंदगी में, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चैलेंज नहीं है जो कि आप सरमाउंट नहीं कर सकते हैं, जो कि आप उसको जीत नहीं सकते हैं। हर चीज़ आपके, कहते हैं ना, दुनिया मेरी मुट्ठी में, वाकई आप मुट्ठी में कर सकते हैं। तो हर इंसान को, लेकिन वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक जो हमने लिमिटेड रिसोर्सेज पे, जिस तरीके से कम रिसोर्सेज में हमने जो ये हमारे यहाँ तक की जर्नी है, इसको हमने पूरा किया है। आज तो मैं देखता हूँ हमारे जो बच्चे हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, काफ़ी वो लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, और वो बहुत कुछ और भी अचीव कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी तो पूरी आ गई है, मतलब मैं जो हाइलाइट्स देखा हूँ उसके, आपने बताया कि आपकी पृष्ठभूमि किस तरह की है और कहाँ आप पहुँचे हैं, ये सब जानते हैं लोग। आप कुमाऊनी कल्चर फॉलो करते हैं, कर पाते हैं, और बहुत व्यस्त समय है आपका, आप लगातार जो है मीटिंग, चूँकि आप पॉलिसी मेकर्स के साथ और जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ, उनको ब्रिज का काम करते हैं। इस बीच आपके भीतर का जो कुमाऊँ है, जो पहाड़ है, वो क्या कहीं गाने वाने कभी सुन पाते हैं, या आपको कुछ शौक है, या कभी सुने हों, याद आते हैं कि आज मैं बजा लेता हूँ ये वाला गाना, ये सुन लेता हूँ? गाने तो मैं नहीं सुनता, लेकिन एक जो गाना जो मुझे बचपन में जो याद आता है, वो था हाय तेरी रुमाल गुलाबी मखड़ी, गोपाल बाबू नाके की नथुली, वो ऐसे हैं। बट एट द सेम टाइम जो गाने हैं पहाड़ के, तब इतने पॉपुलर नहीं थे, तो नहीं, मीडियम प्लेटफॉर्म नहीं था, रेडियो में भी इतना वो नहीं था। और तब इतना नहीं था, बट आज काफ़ी सोशल मीडिया है, सब कुछ है। हम मैक्सिमम रेडियो में वही गाने सुनते थे फिल्मों के। अच्छा। और पहाड़ के गाने तो नहीं सुने हमने, बट आज वो लोगों के पास ऑप्शंस हैं, सब लोग सुन सकते हैं। और अभी मैं ऐसा कोई रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसे कुछ। तो डॉक्टर रंजीत मेहता, आपने सर इतना समय दिया, और मैं तो बहुत आभारी हूँ, और मैं तो आपकी जो जर्नी है उसको देख के मतलब बड़ा रोमांचित हुआ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, ज़रूर उनको एक राह मिली होगी, सीख मिली होगी, सबक मिला होगा, और गुरु मंत्र तो सर ने दे ही दिया है। बिल्कुल कि तो कि मतलब आप किस कठिनाइयों में रहते हैं वो नहीं करता, आपका रास्ता क्या है, आप क्या रास्ता तय करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।